आप लोगों को बेटा समझ आ रहा है ना रिसर्च? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मतलब यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? I'm we able to understand. And you are enjoying also, or it's like very difficult to passing time? No, ma'am, nothing like that. That's really great because it's little dry paper. It's not that very interesting paper in that sense, but still I'm trying to make it little bit interactive, whatever best I can do. Okay, so shall we start another topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the next topic for our this syllabus is research design. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. So basically, what is research design? See, we all know that, okay, we want to find the solution of some problem and we have taken out some variables as well, right? Now, the question starts that when we have taken out some variables, right? Like in this example only, in the last example, we were saying that motivation is going to be high by which variable you told me in the last example? The example which we have did. Interest होगा तो motivation ज्यादा Interest of employee, let's say Yes. this, है ना? Now the question Activeness of is that, employee था मैम वो. हाँ जी, sorry, Activeness of employee था मैम. what of employee? Activeness. Activeness. चलिए इसको एक्टिवनेस कर लेते हैं. तो अगर लेट्स से हमें एक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉई हमारा एक वेरिएबल हो गया, ओके, रिसर्च प्रॉब्लम से हमें ये पता चल गया दैट हमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द एक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉई विद हिज परफॉर्मेंस, राइट? नाउ द क्वेश्चन arises when we talk about research design that हम ये सब मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू डू गो अबाउट इट. हमें पता है कि हमें दिल्ली जाना है फ्रॉम कैलकाटा, बट जाएंगे कैसे? क्या हम बाय ट्रेन जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, मल्टीपल हम ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, हम करेंगे कैसे? दिस इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन. तो रिसर्च डिजाइन में बेसिकली हमें डिसीजन लेना होता है कि हम कितने एम्प्लॉय से डेटा लेंगे, क्या हम सर्वे मेथड लेंगे, या हम इंटरव्यू करेंगे, या हम कुछ ही लोगों से फोकस ग्रुप कराएंगे, या हम ऑब्जर्व करेंगे, हम कुछ पूछेंगे नहीं उनसे. तो देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा. और डेटा कलेक्ट होने के बाद हम कौन से, लेट्स से एक कंपनी है जिसके 15 जगह ऑफिसेज हैं, राइट? तो वो क्या 15 ऑफिसेज में से सारों में से डेटा उठाएंगे, या सिर्फ 2 में से जहां पर प्रॉब्लम है वहां से उठाएंगे, या वहां से भी 1 में से उठाएंगे? मतलब वो क्या करेंगे? सो द इन वेरी लेमन लैंग्वेज इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च, राइट? एक होता है कि हम लोगों ने घर बना लिया, ठीक है, मेजर हमने मोटा मोटा अपने मन में सोच लिया कि हमें ऐसा घर चाहिए, लेकिन जब आपने कभी भी उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर देखा हो, कितने लोगों ने देखा अपने घर का नक्शा? हैव यू सीन दैट? Yes, ma'am. देखा है. उसमें क्या क्या बनाए भी डिटेल है. है, क्या क्या डिटेल? बेडरूम ऐसा अलग से होता सारा है, ऐसे वॉश बनाएंगे, हमें आइसोमेट्रिक यहाँ ड्राइंग होती जाएंगे, है. इसके अंदर Yes. करेक्ट. बाथरूम होगा, यहाँ सीट होगी, WC होगा, यहाँ मिरर होगी, यहाँ यस डोर होगा, मैम. ये होगा, यहाँ लाइट पॉइंट होंगे, यहाँ पंखा होगा, यहाँ ये लाइट आएगी. मतलब माइन्यूट डिटेल जब हम उसकी तैयार करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, है ना, पूरा का पूरा डिटेल प्लान है. तो रिसर्च डिजाइन इज ऑल्सो द डिजाइन ऑफ द रिसर्च, कि हमारे रिस्पोंडेंट कौन होंगे, हम किस टेक्निक से रिसर्च करेंगे सबसे पहले, और फिर हमारे रिस्पोंडेंट किस तरह के होंगे, हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, किस एरिया में से करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना क्वेश्चनरी दिखाऊं एक बार. Yes, ma'am. आप लोगों ने तो Yes, भी फॉर्म ma'am. में भरा है. आई शो यू द क्वेश्चनर. गूगल की फॉर्म में दिखाती हूँ, एक मिनट. Let me see this. Now these are my questions. अब ये सारे जैसे क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, राइट?
ये क्वेश्चन सारे के सारे ये मैंने कुछ सोचे होंगे ना कंस्ट्रक्ट, उसी के बेसिस पे बनाया। और फिर आप देखोगे नीचे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी है कि मेरे रिस्पोंडेंट इस एज ग्रुप के होंगे, ठीक है। मैं मेल और फीमेल और जेंडर तीनों से भरवाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कॉलेज की सेटिस्फेक्शन पूछनी है, गर्ल्स कॉलेज की सेटिस्फेक्शन पूछनी है, ठीक है, तो क्या मुझे उसमें रिस्पोंडेंट में जेंडर पूछने की जरूरत है? नो मैम, सिर्फ No, फीमेल ma'am. को ही है ना? करेंगे। तो दैट विल डिपेंड अपॉन माय रिसर्च प्रॉब्लम, मुझे कैसा पूछना है कैसे नहीं पूछना है। मुझे पता है कि लेट्स से मैं कॉलेज के टीचर्स का एक सर्वे कराती हूँ, तो कॉलेज मुझे क्या ही कुछ हुआ है ना, तो मुझे उस केस में उनसे ये वाली ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में लेस देन हाई स्कूल ये वो, बिकॉज आई नो दैट एवरी टीचर वुड बी एटलीस्ट पीजी। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। Yes, ma'am. सो इट विल ऑल्सो डिपेंड, अब ये भी सारा रिसर्च डिजाइन का हिस्सा होता है कि यू नो कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछते चले गए, ऐसा नहीं। अब अगर मैं इनकम पूछ रही हूँ और मुझे पता है कि मैं टीचर से भरवा रही हूँ, सो डेफिनेटली बिकॉज आई एम अ टीचर आई हैव ए फेयर आइडिया अबाउट कि टीचर्स की जनरल सैलरी क्या होती है। सो मैं उससे नीचे वाली सैलरी पूछूंगी ही नहीं, बिकॉज इट विल जस्ट मेक माई स्टडी ओवर क्राउडेड, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे रिस्पॉन्डेंट कौन है और मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं। डिजाइनिंग भी उसी तरीके से होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि ये कुछ कस्टमरी है ही कि सारे जेंडर होने ही चाहिए, सारी एज होनी ही चाहिए। अब मैं अप टू 25 से शायद भरवाऊं नहीं, क्योंकि अगर मेरी स्टडी लेट से कोई सीनियर सिटीजन के ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन में तुम्हें क्या लगता है मेरा एज ग्रुप क्या होना चाहिए फिर वहां पर? 60 plus. 45 to 60 या सीनियर 60 सिटीजन, प्लस। सीनियर अच्छा, सिटीजन above 60। अबव 60 में मैं Above ये जरूर कर 60. सकती हूँ कि 60 to 70 है, 70 to 80 है या अबव 80 है, बट आई कैन नॉट गो अप टू 25 26 बिकॉज मेरी स्टडी सीनियर सिटीजन पे है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सिमिलरली रिसर्च डिजाइन में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। गॉट इट? समझ आया आप लोगों को? गॉट इट। Yes, ma'am. ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या करता है, रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले तो एक सीक्वेंसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चनर बनाओगे और फिर सोचोगे कि अब मुझे कौन से कंस्ट्रक्ट डालने हैं, नहीं। पहले आपके कंस्ट्रक्ट्स होंगे, उनको मेजर कैसे करना है वो आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चनर बनाओगे और उसके बाद आप भरवाना शुरू करोगे। ऐसे नहीं कि आप रेंडमली 25-30 क्वेश्चन पूछ लिए किसी से ऐसे ही और फिर देखा कि अच्छा इसमें से काम का कौन सा है, बाकी ये तो काम की नहीं है, ऐसे नहीं होगा। मतलब 2 क्वेश्चन आपने मोटिवेशन के पूछ लिए, 3 क्वेश्चन आपने कंपनसेशन के पूछ लिए, 4 क्वेश्चन आपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के पूछ लिए, इनके बीच में कोई लिंक ही नहीं बन रहा हो फॉर एग्जांपल, और आपने एक सेट ऑफ 30 क्वेश्चन बना लिया रैंडमली और फिर कह रहे ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है, हटाओ इसको नहीं पूछते। ये नहीं रिसर्च डिजाइन होता। रिसर्च डिजाइन पूरा सीक्वेंस से चलता है कि आपका डेटा के आप सबसे पहले कौन से मेथड यूज करेंगे, मतलब आपकी स्टडी एक्सप्लोरेटरी है या आपकी स्टडी एक्सपेरिमेंटेशन है या आपकी स्टडी कोजेशन वाली है। तो ये सारी चीजें पहले आपको डिसाइड करनी पड़ती है और उसके बाद वी टेक फर्दर एक्शन। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ स्टडी से अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? तो और सीक्वेंसिंग होती है। ऐसा नहीं कि डेटा कलेक्ट कर लिया और फिर सोचा कि अरे हमारे एक्सपेरिमेंटेशन स्टडी थी। ये सब कुछ वेल इन एडवांस सोचा जाता है। सो कोई भी डिजाइन जो रिसर्च डिजाइन होता है उसी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट इज इट इज न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब वो बड़ा न्यूट्रल होना चाहिए, बायसनेस नहीं नजर आनी चाहिए। मतलब आपके किसी भी क्वेश्चन में बायसनेस नहीं नजर आनी चाहिए या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो। जैसे आपने क्वेश्चनर मेरे फिल किए हैं एंड वाई मैं आपको क्यों क्वेश्चनर फिल करने को देती हूँ, सो दैट यू नो कि क्वेश्चनर बनाते कैसे हैं, कि कल अगर आपको कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना हुआ, सो यू शुड बी अवेयर that how we are making a questionnaire, right? So neutrality मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को देखें वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन लेट से हम सेलिब्रिटीज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन से कहीं भी ये नहीं दिखाएंगे कि अगर इस ब्रांड को कोई हीरो, मतलब अगर हम सलमान खान का नाम लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एक हीरो का नाम ले सकते हैं, मान लो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड से हम ये नहीं बताएं कि सलमान क्रिमिनल है, देन ऑल्सो वुड यू लाइक टू बाय द प्रोडक्ट्स ही एंडोर्सेस। तो यहाँ पर मैं एक बायस लेके जा रहा हूँ ना, जिसको नहीं भी पता उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है,
मैं उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है यू शुड बी बाइंग फ्रॉम दैट। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। यस टेल मी प्लीज मैम कशिश। जैसे आपने कल जो हम लोगों ने वो फॉर्म भरा था उसमें मैम हाँ दो हाँ, ब्रांड्स थे, ओयो एंड एयरबीएनबी। नहीं वो और एग्जाम्पल थे, मैम सिर्फ लाइक उसमें थे। हाँ एग्जाम्पल थे, बट उसमें ना जैसे क्वेश्चंस थे कि अब वो चीपर है तो विल यू गो फॉर इट और नॉट, ऐसे। तो हाँ मैम लाइक उसके बाद तो वी वर लाइक थोड़ा सा इंटिमिडेटेड कि अब चलो चेक ही कर लेते हैं एक बार, लेकिन जस्ट बिकॉज दो नहीं नहीं ब्रांड्स का नाम बहुत बार था। नहीं 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 नहीं, दो ब्रांड्स तो वो सच एस था। इट वाज नॉट अ स्टडी कि यस मैं मैम, ये। हाँ बताओ बेटा बोलो। बट मैम जैसे उसमें ना काफी कुछ फीचर्स थे उसके बारे में लाइक क्वेश्चंस में। नहीं वो तो तो बेटा हम एक उस क्वेश्चनर को एक बार देख लें, आप क्या यस पूछ मैम, रहे हैं, है ना। यस मैम। रुको Yes, जस्ट ma'am. 1 सेकंड, उस क्वेश्चनर को ही एक बार देख लेते हैं। हाँ बताओ, आर यू एबल टू सी इट। यस मैम। हाँ बताओ। तो मैम इसमें ना एक था कि वो चीपर है तो विल यू गो फॉर इट, एक ऐसा था ऑप्शन। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ना। यस मैम, ऐसे हाँ। तो हम लाइक जैसे अब यूजुअली हम लोग फॉर एग्जांपल लाइक आई एम टेकिंग माय हाँ एग्जांपल, आई डोंट प्रेफर एयरबीएनबी एंड ओयो, बट इफ आई सी कि ये चीपर है तो देन आई विल आल्सो गो फॉर इट, लाइक जस्ट हाँ एक इस हाँ पे बेटे देखकर। ये इसलिए क्योंकि वी नो दैट एयरबीएनबी या ओयो, मतलब ये तो एग्जाम्पल थी, सच एस है ना, हाँ जी, एटसेट्रा है। यस मैम। सिर्फ ये नहीं है एयरबी और ओयो नहीं था, एटसेट्रा था। तो सबसे पहले तो ये सजेस्ट कर नहीं रहे कि हम इन दोनों के बारे में बात करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इसको पीयर टू पीयर एकोमोडेशन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट सम फैमिलियर नेम जिनको पता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें, विच इज कॉल्ड पीयर टू पीयर एकोमोडेशन। ओके राइट। मैम। अब हाँ जी। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, हम ये कहते हैं कि विल यू प्रेफर Airbnb to Oyo because it is cheaper. I'm not comparing it with एक दूसरे से। मैम इन दोनों से नहीं, कि बाकी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे। बाकी प्लेटफॉर्म से नहीं, हम होटल से कंपेयर कर रहे हैं। हम पीयर टू पीयर को अदर ऑप्शन मतलब होटल स्टेइंग इन होटल से हाँ कंपेयर। मैम, जैसे नीचे आपने प्रीमियम होटल्स का लिया था, हाँ हाँ तो हाँ उनसे कंपेयर हो रहे हैं ना हाँ ये। उनसे कंपेयर हुआ, बिल्कुल हाँ कंपेयर जी। हुआ। पर हम कहीं पर भी ये नहीं बता रहे हैं कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, बट दिस इज फैक्ट कि वो चीपर है। ओके मैम, ठीक है, गॉट ठीक इट। है। और दूसरी हाँ बात जी। यहाँ पर बेटे बायसनेस का मतलब ये होता है कि मेरी किसी एक बात से, और मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन दिए हैं। देखो अगर मेरी इसमें ये थे कि ड्यू टू कॉस्ट, मैंने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिए हैं। नेवर, समटाइम्स, ये वो, मतलब मैंने आपको पूरा ऑप्शन दिया कि आप अपना ओपिनियन दे। लेकिन मैंने आपको कहीं पर भी ये सजेस्ट करने की कोशिश नहीं की कि नहीं आप इसीलिए लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं चीपर है इसलिए लूंगी, तो वो आपकी ओपिनियन है। आई एम नॉट पुटिंग दैट ओपिनियन ऑन यू। यस मैम, लाइक मेरा ऐसे ही था कि फॉर एग्जांपल दिस इज चीपर आल्सो, स्टिल आई वोंट गो फॉर इट बिकॉज, हाँ क्योंकि मैम तो वो अपनी वो पर्सनल हमें तो प्रेफरेंस। हमने तो इन दिस क्वेश्चनर वी ट्राई टू कैप्चर ऑल द फैक्टर्स विच में वर्क इन फेवर ऑफ ओयो। हमारी स्टडी ये है ये कि पीयर टू पीयर एकोमोडेशन लेने के लिए लोगों को क्या मोटिवेट करता है, क्या अब ये देखो रिस्क भी तो हमने दे दी। हाँ आप जी, समझ यस रहे हो। मैम, ये तो बायसनेस यस। नहीं है ना कि मैं उसकी नेगेटिव चीजों को नहीं हाथ लगा रही। हाँ हाँ, यस मैम। हाँ, रिस्क में था मैम, वो होस्ट की अपने फेक रिव्यूज डाल देते हैं हाँ जी। हाँ तो हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा ना कि सिर्फ वो अच्छा ही अच्छा है, तो बायसनेस कहीं नहीं। ओके, नाउ आई गॉट इट। गॉट इट। यस मैम। उसके बाद रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी कैसे बनती है बेटा, जब हम कोई क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाऊंगी, फॉर एग्जांपल मेरी स्टडी कहीं पे पब्लिश हो गई और मैंने कोई स्टेटमेंट्स ले ली, फॉर एग्जांपल यही पेपर लेट से मेरा कहीं पर पब्लिश हो गया बहुत अच्छे जर्नल में, तो ये एक तरीके से मेरा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर सेट हो गया। तो एनीबडी कैन टेक दिस क्वेश्चनर क्योंकि रिलायबल माना जाता है। क्योंकि हम जो एसपीएसएस पे रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं क्रॉनबेक अल्फा, वी विल डू दैट, वो रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते हैं टेस्ट की। रिलायबिलिटी होता क्या है कि अगर मैं आपसे भरवाऊंगी और दोबारा से ये क्वेश्चनर भरवाऊंगी तो आपके आंसर मोर और लेस सेम होंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने
आपने आपको आज की डेट में लग रहा है परसीव्ड रिस्क, और कल मैं आपसे भरवाऊंगी तो आपको परसीव्ड रिस्क कम लगने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत डिग्री वेरिएशन हो सकती है, पर कंप्लीट कंट्रास्ट नहीं हो सकता विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं बिग स्पैन ऑफ टाइम की बात नहीं कर रही, हो सकता है कल आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या आप किसी की मिस हैपनिंग सुन लें तो आपका व्यू बदल जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो उस तरह की स्टडीज को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, वो हम करेंगे अभी। पर रिलायबिलिटी कहने का मतलब ये है, स्पेशली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में होता है। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है ये भी आपको अभी बताऊंगी, कि हम एक ही, जैसे मैं जितने भी आपसे क्वेश्चन भरवाती हूँ ये क्रॉस सेक्शनल्स हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं पूछ रही हूँ, मतलब मैं 15 दिन में सारे रिस्पॉन्सेज इकट्ठे कर रही हूँ या 20 दिन में सारे रिस्पॉन्स इकट्ठे कर रही हूँ, तो 15 दिन में आपका व्यू नहीं बदलने वाला है उस चीज के ऊपर। ये तो हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक पहले आपने 4 दे दिया हो, अब आपको 5 आपने इस बार टिक कर दो, मतलब अगर मैं आपसे थोड़े दिन बाद भरूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज 4 दे दिया और कल आप 1 भर दो। वो तभी हो सकता है जब आपने बिना पढ़े आंसर टिक किया हो। अगर आपने सारे आंसर्स पढ़कर टिक करें, इतना 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 ज्यादा सी चेंज नहीं आता है किसी भी रिस्पॉन्डेंट पे। तो रिलायबिलिटी वो कि मैं आपसे आज भरवाऊं या कल भरवाऊं, आपके ओपिनियंस में कोई खास फर्क नहीं आएगा, इनसिग्निफिकेंट फर्क आएगा। Yes, ma'am. देन इट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि ये वैलिड है। वैलिड का मतलब ये कि चाहे मैं इन 100 सैंपल के ऊपर करूं, चाहे मैं फ्रेश दूसरे 100 सैंपल ले लूं, या मैं तीसरी बार दोबारा 100 सैंपल ले लूं, हर बार ये रिजल्ट ऑलमोस्ट वही देगा। और अगर कोई स्केल अलग देता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि इस सैंपल और इस सैंपल के बीच में क्या डिफरेंस था जो ये रिजल्ट यहाँ पर नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कोई स्टडी हुई जिसमें ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं निकला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं निकला इंपॉर्टेंट, लेकिन इंडिया में किसी ने सेम क्वेश्चनर लेकर स्टडी की तो उसमें ट्रस्ट इंपॉर्टेंट निकल आया, तो हमें रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि इंडिया कल्चर में ऐसा क्या है, ये मेरे सैंपल की ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी कि ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट बन गया। और यहाँ यूँ हो सकता है मेरे सैंपल में फीमेल्स ज्यादा हो जिनको ज्यादा रिस्क लगता हो, या ये भी हो सकता है कि हम इंडिया में थोड़े से कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम ऐसे किसी भी नई जगह पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। यूएस या यूके में लोग थोड़े से ज्यादा डेयरिंग होते हैं या वो थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग नेचर के होते हैं, तो वो लोग ट्रस्ट कम पे भी काम ले लेते हैं। सो दैट कैन बी सम कल्चरल डिफरेंस। तो कल्चरल डिफरेंस है या एजुकेशन लेवल डिफरेंस है या इनकम लेवल डिफरेंस है या कोई और डिफरेंस है, वो हमें देखना पड़ता है, वो हमें फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर किसी एस्टैब्लिश स्केल में हमारे डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? और एक अच्छी स्टडी वही हो सकती है जो जनरलाइज कर सके। हम कोई भी स्टडी इसलिए नहीं कर सकते हैं, या कोई भी स्टडी अच्छी इसलिए नहीं मान जाती कि ओके इन 100 के ऊपर ही चलेगी, बाकी मेरी बात किसी पे नहीं चलेगी, तो उस सैंपल का फायदा क्या। जैसे अभी कोई मेडिसिन निकले, अगर वो मेडिसिन किसी ना किसी के ऊपर तो ट्रायल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना की भी मेडिसिन थी, टेस्ट हुई थी ना वो, पहले पता होगा आपको, Yes, ma'am. है ना। अगर वो कह दें Yes, कि ma'am. ये कोरोना की मेडिसिन सिर्फ इन 100 लोगों के ऊपर ही चलेगी जिनके ऊपर हमने टेस्ट किया और बाकियों के ऊपर नहीं चलेगी, तो उसका फायदा है कोई रिसर्च का? बताइए No, आप। ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो these are the key characteristics of research design। ये 4 एलिमेंट होने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ आपको? कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. ओके, अब हम रिसर्च की बात करें, सबसे पहले 3 तरह के ब्रॉड रिसर्च डिजाइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी, द सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव, एंड थर्ड इज सॉरी ये एक्सपेरिमेंटेशन आएगा, मैं गलत लिख रही हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, ये थोड़ा सा ज्यादा थी, इसमें ऑप्शन तुम देखना अगर, इफ यू कैन सी इट, आर यू एबल टू सी इट? Yes, ma'am. देख पा रहे हो? Yes, ma'am. सो Yes, ma'am. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में 2 तरीके के डेटा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है एक्सप्लोरेटरी नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है? हमने इसके बारे में बात भी की थी, वी टॉक्ड इट हम earlier also। एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू चीजों क्या को, एक्सप्लोर कर रहे हैं? मतलब क्या क्या जो explore कर रहे हैं? रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं है।
ओके Exploring यार सुबह alternatives हमने पढ़ा था also. ये फोकस ग्रुप्स मार्केटिंग में कि हम्म। हम लोग ग्रुप्स बना देते हैं और फिर हम लोगों को उसके लिए टेस्टिंग के लिए हम करते पहले हैं। आप सिर्फ एक्सप्लोरेटरी बताइए मुझे अच्छे से। एक्सप्लोर करना मैम किसी वो जो आपने बताया था हाइपोथेसिस के साइड में प्रोपोजिशन क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्या जरूरत एक्सप्लोर करने की, क्यों करना पड़ रहा है? टू फाइंड to know the reliability of a hypothesis to know the reliability थोड़ा सा और। नो मैम। इवन टू फाइंड सोल्यूशन फॉर अ सर्टेन प्रॉब्लम, उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे जब तक तब तक मैम वी यस वोंट। मैम, एक्सप्लेन करने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स हम ले रहे हैं। एनी अदर? To find some जब भी solution. हमें किसी न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करनी है जिसके ऊपर इनफ स्टडीज नहीं है, कंप्लीट थोड़ा अननोन फिनोमेना, जैसे कोरोना का इफेक्ट्स आए थे जब पहली बार कोरोना बहुत फैला, इसके क्या क्या इफेक्ट है, ये सिम्टम ही समझ नहीं आ रहे थे, तो उस वक्त की स्टडीज कौन सी हुई? exploratory हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम लोगों से इंटरव्यूज कर रहे थे, अच्छा तुम्हें कैसे फील हो रहा है, तुम्हें कैसे फील हो रहा है, हमने केस स्टडी की, एक बंदे को ऑब्जर्व करते रहे कि कैसे फैल रहा है, कैसे ट्रैक कर रहे थे। तो ये सारे मेथड होते हैं एक्सप्लोर करने के। एक्सप्लोर हम तब करते हैं जब हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं अवेलेबल होती लिटरेचर में। डिमोनेटाइजेशन आया, लोगों ने उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखा। पहले डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था इंडिया में, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी इस तरीके से नहीं कर सकते थे, पोजीशंस नहीं बना सकते थे, आपको एक्सप्लोर करना था। ओके, तो वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी डिजाइन में आया। एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए आपको डेटा चाहिए। डेटा या तो प्राइमरी डेटा सोर्सेज होंगे या सेकेंडरी डेटा सोर्स होंगे। सबने पढ़ा हुआ है प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है और सेकेंडरी क्या होते हैं, बताओगा कोई? बताएगा कोई? मैम प्राइमरी जो हम खुद कलेक्ट करते हैं जैसे सर्वेज होते हैं, और सेकेंडरी जो हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। सोर्सेज क्या है प्राइमरी के? ये Surveys है. सर्वे, इंटरव्यू, ओके, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, फोकस ग्रुप। कैन यू गिव मी जस्ट 1 सेकंड? यस हेलो। यस, मुझे ना गुड आफ्टरनून अल्फा बोल रही है गुड़गांव से। हाँ जी मैम बताइए। मैम एक्चुअली हम लोगों ने कमिंग मंडे और ट्यूसडे एक मीटिंग रखी रहती है सबके साथ डिस्कस हेल्थ की। हाँ हाँ, तो आपको ना एक टाइम स्लॉट चाहिए था, कब आप फ्री होंगे? मंडे या ट्यूसडे में आपका जो आपका लंच में टाइम बता दीजिए, 1 घंटे के लिए चाहिए। नहीं, नेक्स्ट मंडे मैम। नेक्स्ट मंडे, हाँ आफ्टर दिवाली। मैम आप ट्यूसडे में देख लीजिए, जो भी टाइम आपको रखना है आप रख लीजिए, फ्री हूँ। ट्यूसडे में तो 2 से 3 रखते हैं मैम आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, मैं ट्यूसडे 2 to 3। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thanks. बाय। हेलो, ओ मैं म्यूट ही करना भूल गई, सॉरी। ओके, सो प्राइमरी डेटा सोर्सेज हमारे, आपने क्या बताया, सर्वे कर सकते हैं। प्राइमरी के ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, यू नो हम ऑब्जर्वेशन मेथड कर सकते हैं। ठीक है, और हम इंटरव्यू कर सकते हैं। सो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस ऑल थिंग्स। तो ये प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी आपने बताया। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं, तो बताएगा? इंटरनल सोर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, जो मेरा इंटरनल एम्प्लॉइज से अगर मैं बात कर रही हूँ, एम्प्लॉइज से रिसर्च कर रही हूँ, दैट इज इंटरनल। एंड इफ आई एम कंपेयरिंग माय कंपनी विद द आउटसाइड, लाइक कोई और कॉम्पिटिटर से एंड उनके डेटा से, दैट विल बी एक्सटर्नल। लाइक बट व्हाई कंपटीटर विल शेयर देयर डेटा विद यू? मैम लाइक वो अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेट पे ऑलरेडी, उन्हीं को लेंगे। यानी इंटरनल सोर्सेज मतलब ये कि जो भी रिसर्च कर रही है कंपनी या व्हाटएवर, दे हैव देयर ओन कलेक्टेड डेटा फॉर एनी अदर पर्पस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में बेटा, वो दैट इज कि प्राइमरी जब हम डेटा लेते हैं, सो दैट मीन्स हम एक फ्रेश से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर दैट प्रॉब्लम एंड पर्टिकुलरली फॉर दैट स्टडी ओनली।
सेकेंडरी में हमने फिर किसी एक रूटीन पर्पज से या किसी और पर्पज से लिए हमने डेटा इकट्ठा किया था, एंड वी आर यूजिंग सम पार्ट ऑफ डेटा इनटू आवर दिस स्टडी। वी, ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये मतलब 100% भी यूज हो सकता है, पर लेस देन 100 भी हो सकता है किसी दूसरी स्टडी के लिए यूज। चांसेस ये है कि लेस देन 100 होता है, क्योंकि ये तो किसी ने अपने लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे है, एक सेकेंडरी डेटा सोर्स है। यही सबको हुआ ना पता कि है सेकेंडरी जो ऑलरेडी हो, देखो जैसे प्राइमरी हम अभी लेते हैं established है। ऑलरेडी होता है। नहीं, प्राइमरी होता है कि आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के लिए आपने चूज किया, वो किसी और के लिए उसका रेलिवेंस नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेस चेक करके कुछ क्वेश्चनर बनाती हूँ और आप लोगों से फिल कराती हूँ, किसी और फैकल्टी के लिए वो यूजफुल होगा? डू यू थिंक सो? नो मैम। तो प्राइमरी डेटा बेसिकली उसी पर्पस के लिए यूज होता है। हाँ, किसी आपके एलबीएस में किसी और फैकल्टी को यूज करना हो कि मैं अभी अपनी इफेक्टिवनेस चेक करता हूँ, दे मे यूज माय क्वेश्चनर लिटिल बिट ऑफ चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर सब्जेक्ट, क्योंकि जो बात मेरे सब्जेक्ट पे फॉलो होती है हो सकता है दूसरे के सब्जेक्ट पे वो फॉलो ना हो भी सकती है, एंड कुछ एडिशनल भी हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? बट सेकेंडरी डेटा जो है, सेकेंडरी डेटा किसी और ने किसी और अपने पर्पस के लिए किया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे बताया, इकोनॉमिक सर्वे है या आपका जो पॉपुलेशन का जो सर्वे होता रहता है, अब आपने तो अपने पर्पस के लिए, गवर्नमेंट ने करा दिया पॉपुलेशन का हर 10 साल में, अब आपने एज ए कंपनी यूज कर दिया टू सी कि कितने यंग जनरेशन के लोग हैं और यंग जनरेशन का हम प्रोडक्ट बनाते हैं, या मेल का फीमेल का प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हम टीनेजर्स के लिए कुछ बना रहे हैं, या हम रूरल सेक्टर के लिए कुछ बना रहे हैं, तो हमने रेफरेंस उठा लिया हमारी पॉपुलेशन की सर्वे का। अब ये हमने एग्जांपल लिया एक्सटर्नल सोर्सेज का। इंटरनल सोर्सेज मतलब मैंने कोई और स्टडी की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने लिए एक स्टडी की अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, किसी और मैंने एलबीएस में जमा करा, आईबीएस में वो सबमिट करा दिया। अब किसी और फैकल्टी ने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरा वही क्वेश्चनर यूज कर लिया, तो वो इंटरनल सोर्सेज थे, ठीक है, किसी और पर्पस के लिए। यहां पर आप यूज कर सकते हैं, आपको स्पेशली अपने काम के लिए आप डेटा इकट्ठा करते हो, अभी तक किसी ने उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए डेटा इकट्ठा नहीं किया था। ये हो सकता है कि जो प्राइमरी के लिए कभी डेटा यूज हुआ वो कल सेकेंडरी बन जाए दूसरी स्टडी के लिए। आर यू गेटिंग इट? ऐसा नहीं है Yes, जो इस ma'am. स्टडी के लिए प्राइमरी है पर वो दूसरी स्टडी के लिए सेकेंडरी बन सकता है ना। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मैम सारे डेटा जो हम करते हैं पहले तो प्राइमरी ही होता है जो हम स्टार्टिंग से, फिर वो किसी अगर और के लिए कलेक्ट सेकेंडरी कलेक्ट बनता कर रहे हैं, अगर कलेक्ट कर है। रहे यस हैं, अगर यस हमारी डेटा, लेकिन अगर हमारी कोई स्टडी है जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पे बेस्ड है और हम कोई नया डेटा नहीं कर रहे हैं उसके लिए, तो वो हमारी, जैसे फाइनेंस में जितनी भी स्टडीज होती हैं ज्यादातर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सेकेंडरी डेटा बेस्ड होती है। यस मार्केटिंग मैम। में जितनी भी स्टडीज होती हैं ज्यादातर वो प्राइमरी डेटा बेस्ड होती है। यस मैम, समझ आया आपको? गॉट इट मैम। नाउ सबसे पहले आपने इसमें देखा था फोकस ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी में हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को ये तो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपके जो सिलेबस में है इनकी एनालिसिस की टेक्निक्स अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सेकेंडरी एनालिसिस की इसमें पैनल और टाइम सीरीज लगता है, प्राइमरी डेटा की टेक्निक्स अलग होती हैं। आपके सिलेबस में मार्केटिंग मतलब प्राइमरी डेटा टेक्निक्स ज्यादा यूज होंगी। ओके, देन स्टेप्स इन फोकस ग्रुप स्टडीज। फोकस ग्रुप स्टडीज में हम सबसे पहले देखिए फोकस ग्रुप होता क्या है। आपको बता रहा था ना, एक्सप्लेन कर रहा था, बताएंगे फोकस ग्रुप क्या होता है? somebody was यस मैम। explaining। हाँ बताएंगे प्लीज। मैम वो मैम ने मुझसे कहा था कि मुस्कान। मुस्कान आहूजा। हाँ बताओ यस मुस्कान। मैम, उन्होंने बोला था कि जैसे एक पार्टिसिपेंट हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उनकी हम डिस्कशन कराते हैं उस पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमने रखा होता है, और उससे हम जो आता है वो हम जो उसका निकल के आता है वो हमारी रिसर्च होती है, मतलब ऐसे था और फोकस। मैम फोकस ग्रुप के कुछ एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लाइक फोकस ग्रुप ना ऐसे बंदों का बनाना चाहिए जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो, लाइक सेम डेमोग्राफिक रीजन से हो, या क्योंकि हमें एक ही प्रोडक्ट उन सब पे टेस्ट करना है 8-10 लोग। और कुछ मैम बस Anything इतना else? ही हुआ था। देखो फोकस ग्रुप का सबसे पहले मतलब पर्पस क्या होता है।
देखो लिटरेचर तो ऑलरेडी है पर कम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक फोकस ग्रुप लगाना है, मैं दिल्ली में गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर काफी टेंस्ड हूँ एज ए CM, ओके, एंड आई रियली वांट टू मेक दिल्ली एज अ सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स। ठीक है, डिफरेंट स्टडीज हुई है, बट डिफरेंट स्टडीज हुई है, ठीक है, डिफरेंट स्टडीज हुई है, बट वो जो भी पैरामीटर या जो भी मेजर्स बता रहे थे, लेट से वो मेरे से मतलब दिल्ली पर दोज आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है कि मुझे एक फोकस ग्रुप करना चाहिए। अब फोकस ग्रुप क्यों आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए? क्यों लगता है? और ज्यादा क्या एडिशनल skills बेनिफिट होगा चाहिए। फोकस ग्रुप का? what additional group focus group what additional value focus group studies can bring into my research? हम एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता चल जाएगी हमें क्या लोग फेस कर रहे हैं, और हम और ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। Delhi could be a different city in terms of geography, facility, psyche of the people from other country. Like Bombay is called safe city for girls comparative to Delhi. तो अगर हम लेट से कोई बॉम्बे का हम सॉल्यूशन दिल्ली पे लगा रहे हैं और वो नहीं चल रहा, तो वहां पर हमें सबसे पहले फोकस ग्रुप यूज हमें बेनिफिट देगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हम पता होना चाहिए कि हम फोकस ग्रुप करना क्यों चाहते हैं। इट शुड बी वेरी मच क्लियर। ऐसा नहीं कि चलो पूछ के देख लेते हैं रैंडम क्वेश्चन, फिर देख लेंगे उनमें से आंसर क्या मिलेगा। ओके, यस मैम। तो ये चीज है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो गई ये वाली। देन मॉडरेटर ब्रीफिंग। हमेशा हर फोकस ग्रुप में एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर की जरूरत क्या होती है कि अगर आप 8 से 10 लोगों का एक जनरली साइज होता है फोकस ग्रुप में, अब अगर आप मॉडरेटर नहीं बिठाते, हो सकता है कोई आपस में बात ही ना करे, क्योंकि जनरली जो फोकस ग्रुप में अननोन लोग होते हैं, नोन लोग तो होते नहीं है। हो सकता है वो लड़ाई करने लग जाएं, वो आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाएं, हो सकता है वो बात ही ना करें, सब अपने आजकल तो सेलफोन लेकर बैठ जाए। सो देयर कुड बी मेनी पॉसिबिलिटी। तो मॉडरेटर होगा तो वो आपके ऑब्जेक्टिव से उनको डाइवर्स नहीं होने देगा। आर यू गेटिंग इट? यस समझ मैम। में आया? मैम आजकल जीडी में भी होते हैं। Yes, हाँ जी, ma'am. ताकि वो डिस्गर्स ना हो। आपकी एक से ही चलता है। खैर जीडी में होने का तो एक रीजन ये भी होता है, दे वांट टू सी कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसका पॉइंट ज्यादा रिलेवेंट था, कौन कौन अच्छे से बिहेव कर रहा था, कौन डेमोक्रेटिकली बिहेव कर रहा था, कौन नॉन डेमोक्रेटिकली। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजन फॉर दैट। यहाँ पर मॉडरेटर होता है कि अगर वो डाइवर्स हो रहे हैं, डिस्गर्स हो रहे हैं अपनी डिस्कशन से, तो उनको पकड़ के रखें। और कोई एक इंसान होगा तो दे विल बी सीरियस अबाउट दैट डिस्कशन। ओके, पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन और मॉडरेट को ब्रीफिंग हमें भी करनी होती है। देखो, अगर इफ आई एम द रिसर्चर, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं ही मॉडरेटर हूँ। आई मे बी मॉडरेटर और आई मे नॉट बी मॉडरेटर, पर मॉडरेटर को भी क्लियर कट पता होना चाहिए कि व्हाई दिस रिसर्च इज डूइंग, वी आर डूइंग दिस रिसर्च। द मॉडरेटर शुड बी अवेयर ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आर यू गेटिंग इट? अगर मॉडरेटर को रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे तो हाउ वुड ही और शी मेक श्योर कि जो जो भी डिस्कशन है वो उसके अराउंड ही घूमे, अलग नहीं जाए। अंडरस्टूड? आर यू लिसनिंग गाइस? यस मैम, लिसनिंग। ओके, देन पार्टिसिपेंट सिलेक्शन। somebody was saying कि एक जैसे पार्टिसिपेंट होने चाहिए थे, है ना? यस मैम, Yes, काविश। ma'am. जरूरी नहीं वही है, मैम, फिर अब जरूरी नहीं दिल्ली है। और बॉम्बे वाला फिर एग्जांपल यहाँ कैसे लगाऊं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फोकस ग्रुप या मैं एक स्टडी कर रही हूँ टू अंडरस्टैंड कि जिन गर्ल्स का रेप हो जाता है, ठीक है, उनको कैसा फील होता है बाद में। कुछ इस तरह की स्टडी है मेरी, Yes, उनकी ma'am. मेंटल हेल्थ के ऊपर स्टडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई डेटा तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फोकस ग्रुप स्टडी। तो मुझे उन लड़कियों को कांटेक्ट करना पड़ेगा हाँ मैम, जिनकी, मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि फिर आप जिन लोगों को ले रहे हो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलो करेंगे ना। हाँ, लेकिन आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन उसमें अब वॉइस का नहीं हो सकता।
ठीक है, हो सकता है वो अपने फैमिली मेंबर के साथ कंफर्टेबल ही ना हो, तो एक आप शायद गर्ल्स को उठाएंगे, एक फोकस ग्रुप आप उनके पेरेंट्स का करेंगे कि कैसे बिहेव करने लगे हैं। हो सकता है एक फोकस ग्रुप अगर वो स्कूल के कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं तो शायद आप उनके मेंटर्स और टीचर्स को भी बिठाकर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक रिसर्च के लिए एक ही फोकस ग्रुप होगा, देयर कुड बी मेनी फोकस ग्रुप। अब अगर किसी चीज का आपने दूसरा पार्टिसिपेशन देखना है, पार्टिसिपेशन सिलेक्शन मतलब एक्चुअली में ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता है, ठीक है, ये अलग नहीं हो सकता। अगर कोई स्टडी सिर्फ फीमेल्स पे, जैसे मैंने रेप विक्टिम्स की बात करी, तो हो सकता है यहाँ पर मेल पार्टिसिपेंट हो ही ना। पर अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि गर्ल्स की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर मेल रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बता सकते हैं कि कहाँ पे उनको कमी लग रही है सिस्टम पे। आर यू गेटिंग इट? या मेल के दिमाग में क्या आता है, किन सिचुएशंस में मेल को ज्यादा मतलब इंस्टिगेट होते हैं टू डू दीज थिंग्स, ईव टीजिंग की, तो ये मेल ज्यादा बेटर बता पाएंगे ना। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। अगर टॉपिक Yes, ऐसा ma'am. है, अगर टॉपिक ऐसा है रिसर्च का जहां पर मेल फीमेल के सामने नहीं बोल पाए या फीमेल मेल के सामने नहीं बोल पाए, उस तरह के टॉपिक पे हमें इस तरह का पार्टिसिपेशन सिलेक्शन करना है कि जहां पर अलग अलग जेंडर, जैसे यही वाला ईव टीजिंग वाला हमने एक एग्जांपल दिया, हो सकता है बॉयज कंफर्टेबल ही ना हो गर्ल्स के सामने बोलने में कि व्हाट इंस्टिगेट देम टू डू दिस थिंग, हो सकता है ना, Yes, ma'am, it can happen. है ना। इवन गर्ल्स कैन नॉट समटाइम्स ओपनली से इन बॉयज, इन फ्रंट ऑफ बॉयज की Yes, हाउ डू ma'am. दे फील, या क्या लगता है उनको, या किस किस तरीके से ईव टीजिंग होती है, मे बी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए इन फ्रंट ऑफ बॉयज कि क्या क्या कैसे कैसे उनको परेशान किया जाता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल सिचुएशंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये कॉल रिसर्चर को लेना होता है कि हाउ दैट रिसर्चर इज गोइंग टू टॉक अबाउट और डिजाइन द ग्रुप। फिर उसके बाद डिस्कशन होती है। अब जब डिस्कशन होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है और नोट्स लिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है उसमें से थीम्स निकालना। उस वक्त तो सारा का सारा जो फोकस होता है वो डिस्कशन स्मूथ चले इसके ऊपर होता है। तो बाद में जितने भी रिसर्चर्स हैं उसको बार बार रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और उसमें से पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स निकालते हैं और फिर उसके कंस्ट्रक्ट या एलिमेंट बनाते हैं। आर यू गेटिंग इट? समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, नाउ सिमिलरली हमारी सेकंड टेक्निक थी केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर फोकस कर लेते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक केस के ऊपर, जैसे अमूल के ऊपर एक केस स्टडी हो जाए कि अमूल ने पेंडेमिक में किस तरीके से अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखा, ठीक है, या ताज होटल ने कैसे जब उनके ऊपर 26 नवंबर को अटैक हुआ था तो अपने एम्प्लॉइज की हेल्प की। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज एक केस स्टडी बन जाती है कि आप एम्प्लॉइज की एट्रिशंस को कैसे रोक सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। समझ रहे हो? मान लो ये स्टडी है आपकी, तो यहाँ पर आपने किसका एग्जाम्पल ले लिया? टाटा का, ठीक है। तो ये एक आपकी हो गई केस स्टडी। या हम और केस स्टडी देख सकते हैं, जैसे नैनो के ऊपर केस स्टडी कर ली हमने कि वाई नैनो फेल्ड। हालांकि अब इंडिया में कहते हैं कि लोग बहुत प्राइस कॉन्शियस है, नैनो तो चीप थी, बट वाई नैनो कुड नॉट वर्क इन इंडिया, ये भी एक केस स्टडी बेस्ड रिसर्च हो गई। वाई नैनो कुड नॉट वर्क, कुड नॉट बी सोल्ड इन इंडिया। तो इसके लिए क्या करोगे आप दो तरह की स्टडी कर सकते हो, या तो आप ऑनर्स के सीधा पास सेकेंडरी रिसर्च कर लो इसके लिए तो। नहीं, आप ऑनर्स के पास जा सकते हैं, आप नॉन ऑनर्स के पास जा सकते हैं। ऑनर्स से आप उनकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि नैनो खरीदने के बाद हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंस। और नॉन ऑनर्स के पास पूछ सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या होती है जब आप कोई कार खरीदते हैं। समझ रहे हैं? दोनों तरीके से आप सर्च कर सकते हैं।
Are you getting it? Yes, ma'am. Okay, that's great. थर्ड हमारी टेक्निक है, पर इसको इरेज कर दूं, लिटिल मेसी, ऑब्जर्वेशन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. देखो जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड दोनों तरीके से होती है. डिस्गाइज्ड मीन्स कि सामने वाले को पता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज जब अपना टीवी व्यूअरशिप देखती है कि लोग क्या क्या सीरियल देखते हैं, कितनी देर टीवी पे रहते हैं, तो उनके सेटअप बॉक्स में कैमरा लगा जाते हैं और फिर वो कैप्चर करता रहता है कि इन्होंने 2 घंटा कौन सा टीवी देखा, 3 घंटा क्या देखा, आधा घंटा देखा. लेकिन उनको पता होता है कि हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है. जैसे बिग बॉस देखते हो आप, क्या देखते हो बिग बॉस में? दे आर अवेयर ना कि दे आर अंडर कैमरा. ठीक है. एक सीरियल आता था छुपा रुस्तम, देखा है किसी ने? ओके, उसमें क्या होता था कि ऐसे कोई भी रैंडमली आता था सड़क पे, आपके साथ प्रैंक करता था, पर उनको ये नहीं पता होता था कि उनके रिएक्शंस नोट हो रहे हैं, बाद में बताते थे. या आजकल तो लोग वैसे कर रहे हैं फेसबुक पे. हिडन कैमरा वाला. हाँ. ये लेकिन हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं कि अगर आप, आपने किशोर बियानी का नाम सुना? किशोर बियानी, हु इज किशोर बियानी? मैम ओनर, किसका ओनर? फ्यूचर ग्रुप का, फ्यूचर ग्रुप. बिग बाजार जब वाला, उन्होंने बिग बाजार खोला था, बिग बाजार का. है ना, तो जब उन्होंने बिग बाजार खोला तो किशोर बियानी अपने शोरूम्स में अचानक ही जाके खड़े हो जाते थे और लोगों को एक कोने में जाके ऑब्जर्व करते रहते थे. कोई पर्पस नहीं था ऑब्जर्वेशन का, सिर्फ लोगों को देखते थे कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेरे सेल्समैन ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे. तो यहाँ पर ये अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन थी, कुछ भी ऑब्जर्व कर लिया. स्ट्रक्चर्ड में तो आप ये देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने हैप्पी मील इंट्रोड्यूस किया अपनी कंपनी में, अपने रेस्टोरेंट में, तो हैप्पी मील मैंने सवेरे के टाइम 9 से 12 कर दिया और दोपहर को 3 से 5 कर दिया फॉर एग्जाम्पल. तो अगर मुझे अपना फुटफॉल देखना है उस वक्त कि लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, तो मैं इसी 2 टाइम पे ही जाऊंगी ना. यस मैम. है ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया, राइट. अनस्ट्रक्चर्ड क्या हो गया कि आप एक नॉर्मल देखना चाह रहे हो अपने रेस्टोरेंट में कि मेरे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, तो आप किसी भी टाइम चले जाओगे देखने, है ना. और दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मेरे को एक एक मतलब एक स्टडी करनी है जी, मेरे को ये देखना है कि लोगों को बिलिंग में तो कितना टाइम लग रहा है, तो मैं सारा का सारा शोरूम छोड़कर मेरे ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी? बिलिंग काउंटर पे होगी ना, बिलिंग डेस्क. है ना. मान लीजिए मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, शॉपलिफ्टिंग होती है, तो मेरी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी? रैक्स के अंदर, यस मैम. है ना. ठीक है. अगर मेरे को ये देखना है कि लोग मेरी ब्रांड को चूज कितनी देर में करते हैं, तो भी मैं कहाँ रहूंगी? रैक्स के बीच में. लेकिन जिस चीज में मेरी ब्रांड डील करती है, सिर्फ उन्हीं रैक्स के बीच में रहूंगी या सारे रैक्स के बीच में रहूंगी? बताओ. सिर्फ अपने वालों. सिर्फ जिस प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ उसी प्रोडक्ट में ही जाऊंगी ना मैं. जिसमें मेरी ब्रांड डील करती है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखते हैं, राइट. नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू. इंटरव्यू होता है, ये भी इंटरव्यू भी एक स्किल बेस्ड टास्क है. इंटरव्यू भी ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछना शुरू कर दिया. इंटरव्यू की भी टेक्निक्स होती है. वो कौन सी 3 टेक्निक्स होती है? द फर्स्ट वन इज लैडरिंग. कुछ समझ आ रहा है लैडरिंग से मतलब क्या होगा? लैडरिंग से क्या मतलब होगा? मतलब स्टेप वाइज पहुंचना है वहां तक जो हमें मेन क्वेश्चन पूछना है. हाँ, हम डायरेक्ट नहीं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम स्टेप वाइज आ रहे हैं. कोई एग्जांपल देना चाहेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? मैम लाइक अगर हम कभी लैपटॉप वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे सेल्समैन डायरेक्ट नहीं पूछता. मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमसे डायरेक्ट मॉडल वगैरह पूछे. कभी कभार वो ये पूछते हैं कि आपकी मल्टीमीडिया कंजम्पशन ज्यादा है
या आपको बिजनेस पर्पस के हिसाब से चाहिए, फिर वो वेरी गुड, ड्राइव करते हुए लेके जाता है वहां तक। ये वेरी आपके लिए सूटेबल रहेगा मॉडल। वेरी गुड। या मुझे कुछ ये पूछना है कि आप मूवीज, मान लो मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि आप नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देखते हो या थिएटर जाते हो, लेट्स से, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, तो किस तरह के लेटरिंग क्वेश्चन पूछेंगे? आप सीधा पूछेंगे कि आप मूवी देखने नेटफ्लिक्स देखते हैं या थिएटर जाते हैं, सीधा भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। यस मैम। लेकिन क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस पे लेटरिंग करिए, तो क्लास में कविश के अलावा कोई और बताएगा लेटरिंग कैसे हो सकती है? इस क्वेश्चन के ऊपर लेटरिंग कैसे हो सकती है? आपको मूवी देखना पसंद है? आपको घर पे अच्छा लगता है मूवी देखना? आराम से देखनी है, खाते पीते देखनी है, या फिर हाँ। और सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे ना कि आप मूवीज देखते हो कि नहीं देखते। ये यस हम मूवी सीधे यस से यही देखना मान के चल पसंद है रहे हैं कि कि वो नहीं? मूवी देखता है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो मूवी देखते ही ना हो। हम्म, जरूरी तो नहीं ना कि एवरीबडी वॉचेज मूवी। तो यस पहला क्वेश्चन क्या होगा? डू यू वॉच मूवीज? अब डू यू वॉच मूवीज क्वेश्चन से बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं नेटफ्लिक्स के बारे में पूछने वाली हूँ। डू हाँ यू वॉच जी, मूवीज इन थिएटर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। नहीं, बट तो हम फिर तो डायरेक्ट ही हो डायरेक्ट गया। हो अगर जाएगा हम ना, ये पूछ रहे हैं डायरेक्ट की मूवी तो धीरे वॉच ही धीरे करते जाना हैं। है। मान लीजिए आप रिस्पोंडेंट है, मैं मेरा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या ये ऑब्वियस चीज है कि आप खाना खाते हैं नहीं खाते? दिस इज ऑब्वियस क्वेश्चन कि डू यू ईट फूड, लेकिन दिस इज नॉट अ ऑब्वियस थिंग दैट डू यू वॉच मूवीज। Yes, ma'am, there are some people who don't like to watch movies. देयर कुड बी, तो हम रिसर्च में यहाँ पे देखो, ये जो आपने एक एग्जांपल दी एक बायसनेस का एग्जांपल है, हम मान के ही चल रहे हैं कि सब लोग मूवी देखते हैं, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायसनेस। Then we can ask, do you like to watch like OTT originals or सॉरी, like that? We can proceed आई to थिंक यू ask. गॉट इट, बट आई एम ट्राइंग टू लेटरिंग में हम क्या यस करते मैम। हैं? लेटरिंग में हम Yes, डायरेक्ट ma'am, क्वेश्चन got करते it. हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं डू यू लाइक शॉपिंग, डू यू लाइक शॉपिंग, यस। आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या ऑफलाइन पसंद है या बोथ पसंद है? अगर आप महीने में कितनी बार शॉपिंग कर लेते हैं? आप किस तरह के आइटम्स की शॉपिंग करते हैं? वो ग्रोसरी और वो क्लोथ्स, अपैरल, एप्रल, और वो पता नहीं क्या क्या चीजें बताएंगे, 3 4 5 आप जो ऑप्शंस देंगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि अच्छा कि आपको डिस्काउंट लेना पसंद है या नहीं, मतलब मान लीजिए आपकी डिस्काउंटिंग वेबसाइट है, तो डू यू ओपन शॉप व्हेन देयर इज डिस्काउंटिंग, या डिस्काउंट सीजन में लेते हो या फ्रेश में लेते हो, तब आप धीरे धीरे डिस्काउंटिंग पे आओगे। आर यू गेटिंग इट? कैसे हम जाएंगे उसके ऊपर? सेकेंड है Yes, ma'am. हिडन इशू क्वेश्चनिंग। हिडन इशू क्वेश्चनिंग क्या लग रहा है आपको नाम से? मैम मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कोई हिडन हमारा एक इशू, हिडन कोई हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो हम ऐसे पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि उसको पता नहीं चल रहा हाँ, कि हम वो क्वेश्चन एग्जाम्पल दोगे पूछ इसका? रहे हैं। कोई की एग्जाम्पल दोगे? सैम्पल, हिडन इशू क्वेश्चनिंग सैम्पल हो सकती है, कोई probably एग्जाम्पल are सोचिए, is सोचो कोई एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इट कुड बी। आप हिडन कहाँ से पूछ रहे हैं आप? गिव मी सम एग्जाम्पल, ट्राई। ऐसे चुप क्यों हो जाते हो? मैम कुछ तो करो। जैसे पर्सनल इंटरव्यू होता है कभी, तो हाँ वो हमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपका 5 साल के बाद का क्या गोल है, मतलब क्या करना चाहते हाँ, हो 5 साल वेरी बाद, गुड, तो ये हो गया। वेरी गुड काविश। दे वांट टू थैंक यू। सी कि ये मेरी फर्म में कितने टिकेगा, यू यस नो। एग्जैक्टली। तो वो ये पूछेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वहां से वो असेस करने की कोशिश करते हैं कि whether this person will stay in my organization or नॉट। not. This is hidden issue. I'm so sorry. This is our hidden issue question. कोई और एग्जांपल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में? ये तो एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव में हो गया, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में देगा कोई? एनीवन? बताइए। जैसे मुझे आपके डिजायर्स पूछे हो, तो मैं आपको पूछूंगी आपके लिए ड्रीम लाइफ क्या है?
ठीक है। या अभी फॉर एग्जांपल आपका इंस्टीट्यूट ये देखना चाह रहा है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे बिजनेस स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूशन होगा उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दिस इज हिडन क्वेश्चन। आपको किस तरह की कार पसंद है? मैन्युफैक्चरर ये नहीं पूछ रहा कि आपको मेरी कार पसंद है या नहीं पसंद है, वो आपसे पूछ रहा है आपको किस तरह की, फिर वो मैच करके देखेगा क्या मेरी कार पसंद है। जैसे गर्लफ्रेंड या कोई भी एक किसी अपने लव इंटरेस्ट में पूछे कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, वो ये नहीं बताएगा कि मेरा लव इंटरेस्ट है, फिर वो कंपेयर करके देखेंगे इसको मैं पसंद हूं या नहीं। दिस इज हिडन क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग इट? इस Yes, तरह के ma'am. 2-3 एग्जांपल देने पड़ते हैं ताकि तुम्हें याद रहे हमें। इससे तो अब याद पर्सनल रहेगा वो। कंसर्न्स तुम्हें याद रहेगा ना, तो इस तरह के एग्जांपल थोड़े से सोचने पड़ते हैं टीचर्स को। ओके, द लास्ट इज सिंबॉलिक एनालिसिस। ये क्या होता है बेटा बताओ? ये तो नहीं सुना कभी। सिंबॉलिक मतलब सिंबल से कुछ पता करना की कोशिश करना। ओके। मैम वो जो फीडबैक्स में थम्स अप और थम्स डाउन वाला साइन आता है। ओके, और मैम समटाइम्स जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि आर दे इंटरेस्टेड और नॉट। और मैं आपसे पूछूं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये पूछूं कि कैन यू इमेजिन ए लाइफ विदाउट मोबाइल? तो क्या हो गया ये? सिंबॉलिक क्वेश्चन। दूसरा, मैं आपसे एक सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि अगर किसी लड़की को इस तरीके से ईव टीजिंग की जाए, या अगर एक लड़की को एक 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 मैंने आपको हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन दे दी और आपसे पूछ लिया कि आपको कैसा लगेगा, तो ये मेरा क्या हो गया? सिंबॉलिक हम क्वेश्चन। सिंबॉलिक मतलब योर व्यूज। हाँ जी, मैम सिंबॉलिक मतलब योर व्यूज। हाँ, हम डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन आपसे वैसे पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। जैसे किसी ने पूछा है, जैसे इंडिया वर्ल्ड की टॉप कंपनीज पूछने लगी, अभी वैसे बताओ आप कि अगर आपसे पूछे कि 2 दिन तक गूगल ना चले तो क्या होगा? लाइफ विल बी डिफिकल्ट। मुझे तो लगता है कई लोग सुसाइड ही कर लेंगे। Yes, ma'am. अभी 2 घंटे के लिए पीछे डाउन हुआ था कुछ पिछले साल या कब। Yes. नहीं मैम, अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डाउन हुए थे, फेसबुक वाले। एक दिन व्हाट्सएप हुआ था ना, नहीं चल रहा था, कुछ हाँ हुआ मैम, था, वही जी, मैम, फेसबुक, पूरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। है ना, लोग उसी में परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। मैम लॉस हो गया था बहुत लोगों को। एग्जैक्टली एक तो होता है इमोशनल, एक होता है फाइनेंशियल लॉस, दोनों ही अटैच्ड है। यस, दोनों ही। तो ये सिंबॉलिक एनालिसिस ये होता है कि हम सीधा नहीं पूछ रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उनसे पूछे कि अगर आपसे 2 घंटे मोबाइल ले लिया जाए तो आप क्या करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे? मान लो जो मुझे किसी के बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने के ऊपर कोई स्टडी करनी है, जो एक्सट्रीम यूजर्स हैं, जो एविड यूजर्स हैं, तो आप क्या करोगे अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए? उनके जो रिएक्शंस होंगे, तो हम ये करेंगे, ये हम कहेंगे कि मोबाइल के ये हार्ड इफेक्ट्स हैं। समझ रहे हो? जो बंदा मोबाइल बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, वो कहेगा ले लो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन जो इंसान मोबाइल के बिना रहने सकेंगे, अरे ऐसे कैसे, आई कांट लिव विदाउट इट। तो रिएक्शन से आप अंदाजा लगाएंगे कि किसी की लाइफ में मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। यस मैम। अभी सबकी यस मैम की वॉल्यूम में भी डाउन आने लगा है, चक्कर क्या है? मतलब 3:45 हो गया। क्लास ओवर हो गई तो तो। ऐसे लग रहा है कि तुम लोग वॉच ज्यादा देख रहे हो, सुन कम रहे हो, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं मैम। हाँ, वो मैम भी अपने आप ही हो जाता है टू मच हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है मैम। अपने आप हो जाता है। ये भी एक स्टडी रिसर्च प्रॉब्लम है कि 3:45 पे वॉल्यूम डाउन की होता है, इसके फैक्टर्स निकाले जाएंगे। मैम वैसे तो एनालिसिस हो रखा है, 45 मिनट्स बाद हाँ, ब्रेन के 45 फ्लूइड्स कम हो जाते हैं। इसके ऊपर भी एक तो कविश 45 मिनट्स तक कंसंट्रेट कर सकता है ये अब बस। लगता है Yes, आईबीएस ma'am. ने वो रिसर्च नहीं देखी है घंटे की। लेकिन कविश इसमें भी कुछ वो है, कोई कहता है ऑनलाइन क्लासेस में 10 मिनट के बाद ही मैम लेट जाते हैं कुछ लोग। तो ये भी एक स्टडी है जो कंटिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, कोई बात नहीं, विल
मैंने भी सुन लिया 3:45 हो गए, मुझे भी पता चल रहा है. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग टुडे एंड Yes, ma'am. कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, Thank you, थैंक ma'am. यू. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Leave कर दें?